तो और बच्चों का क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, बीच में 1-2 दिन का गैप हो गया था, थोड़ा हेल्थ इशू था और भी कुछ चीजें होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया लेक्चर आज का। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है। लगातार 3 वीडियो से मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा रहा था, बोरिंग हो गया था काफी, है ना। थोड़ा अलग है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसके अंदर। और टॉपिक का नाम है हमारा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल, देखो यहां से 1 या 2 लेक्चर बनेंगे इसके, बस ये लास्ट, इसके बाद एक और बनेगा, 2 और 3 लेक्चर बन सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब कोई हम कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट आता है, ये सब लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात, हमें डाइलेक्ट्रिक की नीड क्यों पड़ी? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी, तभी तो हमें इसकी नीड पड़ रही है। पैरेलल प्लेट अच्छा खासा, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, लेट्स सपोज इसके ऊपर क्या है, और इस वाले प्लेट पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, और इस वाले प्लेट पे माइनस चार्ज है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो पंगा आया होगा, तभी इसके अंदर हमें डाइलेक्ट्रिक डालने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज डेंसिटी। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक की नीड क्यों पड़ी, पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहली बात, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसको इधर और ये इधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अटैक कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं तो क्या, चार्जेस अपोजिट होते हैं तो क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हमने इस फोर्स की वैल्यू निकाली थी 2-3 वीडियो पहले। क्या होता था फोर्स की वैल्यू, याद है? Q²/2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता था। ठीक है, इतनी फोर्स की वैल्यू होती थी, इतने फोर्स से एक दूसरे को अटैक करते थे। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे को अटैक करेंगे तो आगे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, प्लेट्स आर स्टिकिंग, या स्टिक लिख दो सिर्फ। ठीक है, स्टिक ईच अदर ड्यू टू अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज की वजह से क्या होंगे, एक दूसरे पे चिपक जाएंगे, अपोजिट चार्ज। तो हमारा तो मकसद ही खत्म हो गया। हम क्या चाहते हैं, इसके बीच में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो। ठीक है, जिससे क्या बढ़े, कैपेसिटेंस बढ़े। ठीक है, पोटेंशियल कम बढ़े, ये सब चीज चाहते थे। दोनों आके चिपक जाएंगे, कहानी खत्म, न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटर बनाने का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि भाई इसको हम रखेंगे कैसे, एक ये पॉजिटिव प्लेट, दूसरा ये पॉजिटिव प्लेट, कैसे रखेंगे? हवा में लटकाएंगे इसको? हवा में तो लटका नहीं सकते, मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए जिससे कि क्या रह सके, ये एक दूसरे के मतलब फिक्स डिस्टेंस पे रह सके, ये डिस्टेंस कभी ज्यादा या कम ना हो। ठीक है, मतलब इसको हम किसी भी तरह से यहाँ पर रखें तो वहीं पर रहे, तो इसके लिए कुछ चीज जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि हवा में तो लटकेगा नहीं है। ठीक है, जो तुम्हारे पंखे में कंडेंसर लगा होता है वो हवा में लटक थोड़ा ना होता है, कुछ ना कुछ जुगाड़ किया गया है ना। तो उसके लिए इसको क्या दिया था, मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें क्या नहीं है, नो मैकेनिकल सपोर्ट, इसके पास कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है। तो इसको हम मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए क्या लगाते हैं, डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो अभी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये दो इसके साथ इशू आ रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ। तो हमें इस इशू को रिसॉल्व करने के लिए गए, तो हमने देखा कि इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। क्या लगाएंगे, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो सबसे पहले हमें डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, तो इट इज ए इंसुलेटर, इट इज इंसुलेटर। ये क्या है, एक तरह का इंसुलेटर है। इंसुलेटर में दे नॉट हैव एनी फ्री और लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लूजली बाउंडेड मतलब हल्का सा पुश देने पे निकल जाए। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे मेटल के अंदर होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं उसके अंदर करंट फ्लो करता है। लेकिन इंसुलेटर के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक। दे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है।
ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी कंडक्ट नहीं करता है। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, रबर, ठीक है, ये क्या है मेरा डाइलेक्ट्रिक है। एयर, देखो एयर और वैक्यूम हमारे सिलेबस में एक माना जाता है, लेकिन एयर भी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक है। वैक्यूम अलग चीज है, एयर अलग चीज है। एयर के पास भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अभी आगे समझ में आएगा क्या कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो एयर को भी लिया था हमारे सिलेबस में, एयर और वैक्यूम एक ही है, ठीक है। तो एयर को भी, रबर, माइका, ठीक है, ग्लास, ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। माइका एक मटेरियल होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, जिसके एग्जांपल्स हैं हमें, ठीक है। इन 4-5 एग्जांपल बता दिए मैंने, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर इसी डाइलेक्ट्रिक को मैं एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डालता हूं, यहां पे क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्यों बनता है आपको पता होगा, कि यहाँ पे निकालने का तरीका बता रहा है अच्छे से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पढ़ाया था, ठीक है। तो वहां से जाकर देख लेना आप इसको। यहाँ पे क्या बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हर जगह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। चलिए जी, कांस्टेंट होता है, बहुत बढ़िया। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक के पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। भाई इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टिकल या कोई भी मैटर कैसे बनता है, उसके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई, मान लो इसी ग्लास की बात कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, ग्लास है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मान लो ये मेरे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। इसके लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसके बीच में लगा दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मैंने इसको प्लेस कर दिया। ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इनके बीच का डिस्टेंस d था। अच्छा याद रखना, जो एरिया इसका है वही एरिया इसका, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम। इसको मैंने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिया। तो अब यहाँ पर क्या था, पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं ई नोट बोल देता हूँ। यहाँ पहले से क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। अच्छा जी, ये बात समझ में आ रही है। अब इसके पास क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे। डाइलेक्ट्रिक के पास क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे। देखो ये रहा मेरा मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर क्या है, इसका न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इससे टाइटली बाउंड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर नहीं जा सकता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागूं, नहीं चाहता है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ये मूव करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बता रखा है ये सब, ठीक है। तो ये क्या चाहेगा कि मैं यहां से निकल के इधर भाग जाऊं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते ही, लेकिन वो भाग नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, ठीक है। टाइटली बाउंडेड है, लूजली बाउंड या फ्रीली नहीं है, जिससे कि मूव कर सके। तो यहां से ये डाइलेक्ट्रिक से बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगा तो यहां से ये बाहर नहीं निकल पाएगा, मोशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या नहीं कर पाएगा, मोशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। ओवरऑल देखो एक सिंपल से कहानी समझ में आ जाएगा। अब लड़के जितने भी शरीफ हो, ठीक है, अब स्कूल के बाहर क्या करते हैं, गर्ल्स स्कूल के बाहर आसपास खड़े रहते हैं ना, समझ सकते हो, ठीक है। तो वैसे कितना भी टाइटली बाउंडेड हो, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या हो जाएंगे, इधर पोलराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोलराइज। जैसे लड़के होते हैं गर्ल्स स्कूल के बाहर, गर्ल्स कॉलेज के बाहर, ठीक है, मतलब उसके आसपास ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेगा, ये दूर भागेगा, और पॉजिटिव वाला, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन समझ लो यार, ठीक है, वो क्या आ जाएंगे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन, पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। देखो इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं किया, इलेक्ट्रॉन ने मोशन नहीं किया, क्या हुआ, पोलराइज हुए, क्या हुए, पोलराइज हुए, इंड्यूस हुए। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं, व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे polarizations are occur due to formation of charge separation। अब इसकी वजह से क्या हो गया, चार्ज सेपरेट आउट हो गए। ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं यहाँ पे, इस डाइलेक्ट्रिक के बारे में ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या हो गया,
इस वाले एंड पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गए, इस वाले एंड पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गए। आगे नहीं आ गए? इस बात से एग्री करता हो? इस वाले एंड पे क्या आ गए? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, इस वाले एंड पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। इसके दोनों एंड पे क्या हो गया? चार्ज इंड्यूस हो गया। क्या हुआ? इंड्यूस चार्ज ऑन बोथ साइड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के दोनों साइड क्या हो गया? चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा याद रखना, अगर ये मेटल होता, अगर डाइलेक्ट्रिक जगह कोई मेटल होता तो इसके ऊपर उतना ही चार्ज इंड्यूस होता जितना इस प्लेट के ऊपर था। लेकिन ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक है, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होता है? हल्का सा पोलराइज होता है। तो इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है, हमेशा इसके ऊपर मान लेता हूं इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट है, ठीक है। और इस वाले की चार्ज डेंसिटी मान लेता हूं, इस वाले प्लेट की, इस वाले हिस्से की, मतलब ये वाला हिस्सा, सिग्मा इंड्यूस, ठीक है। तो जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी होगा हमेशा इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल कह रहा हूं मैं, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो इसके ऊपर इतने चार्ज डेवलप नहीं हो पाएंगे जितना इसके पास है। हाँ, अगर ये मेटल होता तो पॉसिबल था, ठीक है। तो ये बात याद रखना, हमेशा जो होगा चार्ज डेंसिटी एट प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक प्लेट पे जितना चार्ज इंड्यूस होगा उससे हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है। मेटल के केस में दोनों बराबर होते हैं, याद रहेगा ये बात, ठीक है जी। तो यहां पर क्या बन जाएगा? देखो, ये था मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से था, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद यहां पर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, इसको मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो उसकी वजह से ये इधर की तरफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छा, बाहर वाले की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अंदर वाले की चार्ज डेंसिटी कम है तो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब, इस चीज को मैं कहां लिखूं? थोड़ा सा स्पेस बनाओ, यहां लिख देता हूं, ठीक है, कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल होगा वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज चार्ज डेंसिटी एट द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द चार्ज डेंसिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक। ये बात क्लियर है? अब देखो नेट इलेक्ट्रिक, देखो अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई नेट कितना आएगा? बड़ा कौन है इन दोनों में से? ये बड़ा है, तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो नाउ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब भी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम कोई डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको पॉज करके थोड़ा सा नोट करो, फिर आगे बताता हूं। चलो, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। ये जो वैल्यू कम हुई है, कितनी कम हुई है? ठीक है, हम मसला समझ में तो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है। क्यों हो रही है ये भी समझ में लगा है, ड्यू टू द पोलराइजेशन। अगर मान लो एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि जो डाइलेक्ट्रिक डालने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है, व्हाई? ठीक है, तो ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक दे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आर जनरेट इनसाइड इट, दे अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजेस। ठीक है, चलो कितना कम हुआ है? ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो मेरा ई नेट आता है वो पहले से, जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था मेरा ई नॉट था, उससे के टाइम्स कम हो गया। कितना हो गया? के टाइम्स कम हो गया। जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से के टाइम्स कम हो गया। ठीक है, और इस के को कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था अच्छे से, उस समय बता दिया था, क्वेश्चन कराया था। इसको क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी। याद है? रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब हमें ये बताना है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अच्छा याद रखना, इस के की वैल्यू कभी भी 9 × 10 टू द पावर 9 नहीं होता है, इसकी वैल्यू ये नहीं होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना, वरना बच्चे गलती करके आते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके अंदर जब वैल्यू डालेंगे तो इस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, इसके की वैल्यू कितनी होगी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। डाइलेक्ट्रिक कैसा है, ग्लास है, माइका है या रबर है, कुछ भी है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है ये। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो के हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, कि हमें सजेस्ट क्या कर रहा है, हाउ मैनी के सजेस्ट, के टेल्स अबाउट, के या डाइलेक्ट्रिक टेल्स अबाउट हाउ मैनी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना कम हो रहा है, ठीक है, कितने गुना कम हो रहा है, ठीक है। याद रखना जो के की वैल्यू होती है हमेशा वो 1 से बड़ी होती है, कितनी होती है 1 से, के की वैल्यू 1 होगी मेरी वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल के लिए के की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक है। सॉरी माफ करना, के छोटी होती है, तो के इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। के की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो। अब देखो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर तो दिया, कैसे करेंगे इसको, मतलब इसको करने के 2 तरीके, देखो हम बता, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन बता देता हूं कि जो पैरेलल प्लेट डाला जाता है इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला जाता है, ये कहानी कुछ अलग है। ऐसा नहीं है, देखो किताबों में समझाने का ऐसा समझाया जाता है कि जो ब्रेड के स्लाइस है, क्या है ब्रेड के स्लाइस, इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, जैम लगा दिया है। जैम क्या है, डाइलेक्ट्रिक का काम करता है, जैम क्या काम करता है, डाइलेक्ट्रिक का। लेकिन असल में ये कहानी नहीं होती है, उसके ऊपर एक ब्रेड का स्लाइस लिया, जेल लगाओ, जैम लगाया, उसके ऊपर अगला ब्रेड का स्लाइस रख दिया, बन गया मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट एक्चुअल में ऐसी कहानी नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। कभी घर बनते देखा है, और जब टाइल्स लगते हैं घर के बाहर, तो देखना कभी प्लास्टर के बाद में उसको हल्का सा खर्चा जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे निशान लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है टाइल लगाना इजी होता है। तो वैसे ही मेरे पास एक रबड़ मान लो, ठीक है, जो रबड़ से रब करते हैं, तो उस रबड़ को लेंगे, पहले क्या करेंगे, रबड़ के दोनों तरफ हल्का सा इसको खींच देंगे, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर देंगे, मेटल की कोटिंग कर देंगे। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया जाता है, उसके ऊपर हल्का सा उसके सरफेस को रब बनाया जाता है, रब बनाने के बाद उसके ऊपर मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। तो मेटल क्या करेगा, पैरेलल प्लेट बन जाएगा, ठीक है, और बीच में क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। तो ये सब कुछ तरीके हैं बताने के, और 2-3 तरीके हैं, तो हमारे मैकेनिज्म है, मैंने बता दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो डिक्रीज कर रही है के टाइम्स, ये बात तो समझ में आ रहा है, यहां तक सबको समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के टाइम्स डिक्रीज कर रही है, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के टाइम्स डिक्रीज कर रही है। चलो जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके ऊपर 4 डेंसिटीज लेट सपोज सिग्मा है, ठीक, और इसके बीच में क्या डाला गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला गया है। देखो मैं थोड़ा सा दूर दूर बना रहा हूं, एक्चुअल में दोनों चिपके रहेंगे, ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे आपस में चिपके हुए, मतलब अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगा चिपका दूंगा तो। इनके बीच का डिस्टेंस डी है, जो इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वही इसकी थिकनेस है, इस बात को याद रखना, ठीक है। इसको मैं टी दे देता हूं, तो डी इज इक्वल टू में टी। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बताया कि चार्ज यहाँ पे होता है इंड्यूस होता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, लेकिन दोनों की डेंसिटी क्या रहेगी, कम, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम, क्यों, क्योंकि ये मेटल नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। इस बात से एग्री करते हो, सारे करते हो, अच्छा जी। तो यहाँ पे बोलता हूँ 4 डेंसिटी सिग्मा इंड्यूस, और यहाँ पे 4 डेंसिटी सिग्मा इंड्यूस, ठीक है, इसको मैं सिग्मा मान लेता हूँ, क्लियर है, प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, हमें ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, कैसे, ई नॉट में से ई इंड्यूस्ड टाइम्स, जितना अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से डिक्रीज कर जाएगा। इस बात से एग्री करते हो, अभी समझाया क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलो जी, तो ऐसे लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे, ऐसे आएगा, ठीक है। कितने गुना कम होता है, जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका के टाइम्स कम हो जाता है, ई नेट तो इतना ही कम होता है ना जी, कि जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे के टाइम्स कम हो जाएगा, यहाँ पे ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ई इंड्यूस को इधर लेके आओ, इसको इधर भेज दो, ठीक है, देखो एग्जाम में आता ही है, ई इंड्यूस इज इक्वल टू में ई इनिशियल ई नॉट अपॉन में के, यहां से ई नॉट कॉमन आ रहा है, तो यहां से ई नॉट को कॉमन लो, 1 - 1 बाई के। अच्छा,
इसके लिए पोटेंशियल, इसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इनसाइड। अब पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या होता था, कौन बताएगा, ठीक है कमेंट करके बताना, देखता हूं कौन बता पाता है। सिग्मा इंड्यूस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। सिग्मा 1 माइनस 1/k, सिग्मा से सिग्मा कट गया, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी मेरी 1 माइनस 1/k, तो ये होता है मेरा इंड्यूस चार्ज डेंसिटी व्हेन डाइलेक्ट्रिक आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है। चलो अब जब हमने चार्ज डेंसिटी निकाल लिया, जब हमने चार्ज डेंसिटी निकाल लिया तो क्या हम चार्ज निकाल सकते हैं, बहुत इजी है यार। लेट सपोज कि दोनों का, देखो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, इन दोनों का जो मेरा ये क्या नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और पैरेलल प्लेट है, दोनों का एरिया सेम हो अलग अलग हो उससे मैटर नहीं करता, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा। लेकिन जो मैं अगला फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, अज्यूम, इस बात पे अज्यूम कर रखा है इस चीज को कि व्हेन एरिया ऑफ प्लेट एंड डाइलेक्ट्रिक एरिया ऑफ प्लेट एंड डाइलेक्ट्रिक इज सेम, इस बात को अज्यूम किया गया है यहाँ पे, ठीक है, तभी ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। नेक्स्ट वाला जो लिख रहा हूं मैं, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्यू इंड्यूस, जितना चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा अपॉन में इसका एरिया, इस बात से एग्री करते हो, इज इक्वल टू में क्यू इनिशियल, लेट सपोज कि शुरू में इसके ऊपर क्यू चार्ज था, ठीक है, अपॉन में एरिया, दोनों का एरिया सेम है 1 माइनस 1/k, एरिया से एरिया चल बसा है, इंड्यूस चार्ज कितना आ जाएगा मेरा q बाय 1 माइनस 1/k, नाउ दैट इज द इंड्यूस्ड चार्ज। गॉट इट, कोई इशू, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा एक कहानी ये आता है कि लेट सपोज पेपर में एग्जाम का बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है ये, कि मानो कि मैं डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर मेटल का यूज करूं, व्हेन यूज मेटल एट द प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह मैं किसी मेटल का यूज करूं, ठीक है, तो कहानी क्या बन के आएगी, इस चीज को देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E एप्सिलॉन नॉट माइनस E इंड्यूस, यही होता है, ठीक है। कब, जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक की जगह में मेटल का यूज करता है, लेट सपोज यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके ऊपर प्लस चार्ज प्लस यहाँ पे माइनस चार्ज, इसके बीच में मैं क्या डाल देता है, मेटल की शीट डाल देता, क्या डालता है, एक मेटल की शीट डालता, तो जितना चार्ज इसके ऊपर है उतना ही चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होता नहीं होता, जितना चार्ज इस प्लेट के ऊपर है उतना ही चार्ज यहाँ पर भी इंड्यूस होता। क्यों, क्योंकि मेटल के केस में जितना चार्ज प्लेट पे होता है उतना ही चार्ज इंड्यूस होता है मेटल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल होता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इंड्यूस होता, दोनों की वैल्यू सेम होती नहीं होती, क्यों, क्योंकि दोनों के चार्ज क्या है, सेम है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो E नेट इज इक्वल टू में एप्सिलॉन माइनस, इसको भी एप्सिलॉन लिख सकता हूं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, कट के 0 आएगा, E नेट की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में 0, E नेट कितना था मेरा E एप्सिलॉन अपॉन में K इज इक्वल टू में 0, तो यहां से K की वैल्यू क्या आ जाएगी अपॉन में 0, इसका मतलब 1/0 इज इंफिनिटी, 1/0 इज इंफिनिटी, तो K की वैल्यू क्या हो जाती है इस केस में, इंफिनिटी हो जाती है। तो बोर्ड में आ सकता है सवाल कि अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह हम मेटल का यूज करें तो उस केस में K की वैल्यू क्या होगी, तो इंफिनिटी हो जाती है। अच्छा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, K टाइम्स डिक्रीज कर गया, चलो जी चार्ज की बात कर ली हमने, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी की बात कर ली। अब जरा सा पोटेंशियल देखते हैं कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलो जी थोड़ी सी कहानी को देखते हैं आगे, बहुत मजेदार है ये भी, बहुत मतलब बोर्ड का ना फेवरेट टॉपिक, देखिए यहां से क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है, इस जगह से तुम्हें देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सवाल आए ना आए, वहां से एक न्यूमेरिकल आता है, उनको मर्जी के ऊपर है, लेकिन यहां से कंसेप्चुअल सवाल पक्का आता है, ठीक है, इस बात को मान के चलो। तो इनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा ये मानते हैं। चलो जी लेट करो कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं था, ठीक है, व्हेन लेट नो, या लिख लेते हैं नो डाइलेक्ट्रिक, जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब की कहानी के बारे में बात करते हैं। तब की कहानी क्या होगी, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल चेंज अपॉन में E डॉट डी, अगर यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें डायरेक्शन की बात ना करें तो, ठीक है, E डी होगा,
अगर हम सिर्फ इसकी वैल्यू की बात करें, डायरेक्शन से मतलब नहीं हमें, ठीक है। तो क्या होगा मेरा ई डॉट ई डी होगा, ठीक है। जो पोटेंशियल होगा कितना होगा मेरा ई डी, ये फॉर्मूला पढ़ रखा हमने, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, नहीं सेकंड चैप्टर में, ठीक है, जब भी पढ़ता था पढ़ रखा है फॉर्मूला। अच्छा जी, तो इसको मैं ई नॉट बोल देता हूँ, स्टार्टिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब क्या डाल दिया इसके अंदर हमने, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, व्हेन विथ डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक को मैंने क्या कर दिया इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो तब क्या कहानी बनेगी मेरी, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो इसकी जगह तो मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड थी जब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं था। अब क्या आ गया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी के टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया मेरा, के टाइम्स डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो ऊपर वाला क्या है, इसको मैं वी नॉट बोल दूं, इनिशियल वाला, ठीक है, चेंज के बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब, ठीक है। तो इसको मैं वी नॉट बोल देता हूं, इसको मैं वी आफ्टर इसके बाद बोल देता हूं, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से देखो, तो वी नॉट के इक्वल है ई डी, ई नॉट डी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, वी नॉट बाई के। इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, के टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, के टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा था के टाइम्स, ये बात तो समझ में आता है। अब पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, के टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। चलो जी आगे देखते हैं, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये तो था पोटेंशियल का केस, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लो। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस, जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन में डेल्टा V, यही था, Q अपॉन में डेल्टा V या फिर ये लेके चलते थे हम। अच्छा ये कहानी है, तो हमें डेल्टा V की वैल्यू पता है क्या, डेल्टा V तो होता है कहीं ना कहीं सब, ठीक है, क्या होता है डेल्टा V होता है, डेल्टा V नॉट, ठीक है, चेंज ही बात होती है यहाँ पे, ठीक है। एक तो इन्फिनिटी मान के हम करते हैं तो इसलिए चेंजेस नहीं आता है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है, वो सब बता रहेगा पीछे क्या कहानी है इसके पीछे की। Q अपॉन में ये कहानी बनेगी, तो मुझे कहीं ना कहीं डेल्टा V की वैल्यू निकालनी है। अच्छा तो डेल्टा, पहले तो वो तो बताया नहीं, चलो पहले वो देख लेते फिर कैपेसिटेंस देखेंगे। डेल्टा V निकालना है, तो डेल्टा V कैसे निकलेगा, E डॉट डी करके निकलेगा, इस बात से एग्री करते हो, E डॉट डी करके निकलेगा। E की वैल्यू क्या होगी इस केस में, E की वैल्यू क्या होगी मेरी इस केस में, E नॉट बाई के, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा तो यही तो होगा E की वैल्यू, E नॉट बाई के। अच्छा तो डेल्टा V क्या बनेगा मेरा इस केस में, E नॉट की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही तो था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू यही होती थी, साथ में K रहेगा इंटू डी। इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो, V का फॉर्मूला क्या होता है E इंटू डी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा E नॉट बाई के, ये मान तो ये मेरा फॉर्मूला लिखा मैंने सीधे, ठीक है, E नॉट बाई के। इस बात से एग्री करते हो। अच्छा जी E की वैल्यू क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, चार डेंसिटी प्लेट की अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार डेंसिटी पे एक्सटर्नल वाले लेंगे ना। अच्छा यहां से ध्यान से देखो, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट K बाय डी, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी मैंने, Q अपॉन में ए, एरिया अपॉन चार्ज अपॉन में एरिया, यहां से V को इधर भेजो, इन सबको इधर ले आओ, तो A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू में Q अपॉन में डेल्टा V, यही होगा, यही होगा, इस बात से एग्री करते हो। अच्छा ये ध्यान से देखो C के इक्वल आ गया, ठीक है, तो C इज इक्वल टू में A एप्सिलॉन नॉट K बाई डी। अगर जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता था, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, याद है, A एप्सिलॉन नॉट डी, यही तो फॉर्मूला होता था पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, A एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। स्फेरिकल का होता था मेरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही होता था, ठीक है, और पैरेलल प्लेट का ये होता था। तो ध्यान से देखो, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता है तो मेरे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही होता है, तो यहां से जो C आएगा C नॉट बाई के, इसका मतलब कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज कर गया, कैपेसिटेंस क्या हो गया, के टाइम्स इंक्रीज कर गया, पोटेंशियल के टाइम डिक्रीज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम डिक्रीज किया, लेकिन कैपेसिटेंस के टाइम
इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया, विथ डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तब क्या कहानी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता है, ठीक है। लेट सपोज पोटेंशियल वी नॉट होगा, कैपेसिटेंस के नॉट होगा। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल के टाइम डिक्रीज कर जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल के, और कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा। तो इस बात को याद रखना, बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? मतलब बहुत आसान, मतलब ऐसा टफ नहीं समझाया, बहुत आसान तरीके से समझाया है, ठीक है। बहुत सारे नोट करो इसको, फिर आगे और देखते हैं थोड़ा अलग तरह का सवाल। कर लिया, चलो। अच्छा, ये तो क्या था कि मैंने पूरे में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मानो मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं पार्शियली इंट्रोड्यूस करता हूं। क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं इसके आज, ठीक है। तो क्वेश्चन भी करेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। तो पहले एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरी है आज का और इंटरेस्टिंग भी है कि नहीं। चलो जी, कि मान लो ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, पूरे के ऊपर प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। यहाँ पे क्या करता हूं मैं, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देता हूं। दोनों का एरिया मान लेंगे सेम है, इसका एरिया भी ए है और प्लेट्स का एरिया भी क्या है, ए है। लेकिन इसकी थिकनेस क्या कर देंगे, इसमें थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। इसको पूरे में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, आधे में करेंगे, पार्शियली। डाइलेक्ट्रिक बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली, ठीक है, पार्शियली इंट्रोड्यूस करेंगे, पूरे में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो इस केस में इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इस केस में इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, हमें ये बताना है। अच्छा जी, मतलब कोई टफ काम तो नहीं है, बहुत इजी काम है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला याद रखना, सिंपल तरीके से देखो, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला याद रखना, Q बाई डेल्टा बी, Q बाई डेल्टा बी। तो हमें डेल्टा बी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, डेल्टा बी की वैल्यू। डेल्टा बी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई डी। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई डी होता है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात नहीं करें, डायरेक्शन हम खेल लेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, तो यहां से डेल्टा बी कितना हो जाएगा मेरा, यहां से डेल्टा बी क्या होगा मेरा, इसके लिए इस केस में डेल्टा बी कैसे निकालेंगे, देखो पूरा डिस्टेंस कितना है, डी है, और डी में क्या है मेरा, वैक्यूम है। यहाँ क्या है मेरा, वैक्यूम है, और इतने दूर में क्या है मेरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो वैक्यूम के केस में क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ई नॉट बाई डी, यही तो होगा। ये वाला डिस्टेंस पूरा देखो, पूरा यहां से लेके यहां तक डी था, ठीक है। और ये वाला हिस्सा मेरा क्या है, वैक्यूम का है। ये वाला हिस्सा क्या है मेरा, वैक्यूम का है, ठीक है। तो वैक्यूम में पोटेंशियल कितना होगा, ई डॉट डी, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा, ई नॉट है, कितना है, ई नॉट है। क्या अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट बाई के, नहीं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट बाई के। इस बात से एग्री करते हो ना। तो बाहरी केस में क्या होगा मेरा, ई नॉट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाहरी केस में क्या होगा मेरा, इस वाले केस में, इसमें तो कोई मीडियम नहीं है ना, कोई मीडियम वगैरह नहीं है। अंदर का क्या है मेरा, ई नॉट बाई के टाइम्स कम हो जाता है, इसकी वजह से अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्या हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। लेकिन बाहर तो ई नॉट ही रहेगा ना इस जगह पे, इस बात से एग्री करते हो ना। अच्छा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट और इनका डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला डिस्टेंस बचेगा और ये वाला बचेगा। ये देखो पूरा डी डिस्टेंस था, उसमें से अगर मैं इसको हटा दूं, डाइलेक्ट्रिक को हटा दूं, तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरा, डी माइनस टी। इस बात से एग्री करते हो ना, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, ये तो क्या हो गया बाहर वाले केस का इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर वाले में कितना होता है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। उस केस में डिस्टेंस कितना है, टी है। डिस्टेंस कितना है, टी है। तो ध्यान से देखो, तो यहां से ई नॉट कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू में ई नॉट तो कॉमन आया मेरा यहां से, डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, यही बचेगा। अच्छा, ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या है मेरा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और सिग्मा की वैल्यू सब जानते हैं, क्यू बाई ए। दोनों का एरिया सेम, याद रखना दोनों डाइलेक्ट्रिक का और इसका एरिया सेम है, तभी ये कहानी वैलिड है, वरना कहानी बनेगा ये, ठीक है। डी माइनस टी प्लस डी बाई के, यहां से इसको v को इधर भेजो, इन सबको इधर भेजो, तो यहाँ डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये सारा ऊपर मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में,
तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, इजिकल टू में क्यू बाई डेल्टा वी। ये देखो सी के बराबर आ गया, तो सी क्या आया यहाँ से मेरा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। नाउ दैट इज द कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फील्ड। क्या करो, कुछ नहीं करना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। तो इस पर हमें डी नहीं रखना, पहले यहीं पर हमें वैक्यूम का डी रख देना है। तो वैक्यूम का डी कैसे निकालेंगे, पूरे डिस्टेंस में से डाइलेक्ट्रिक का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पूरे वैक्यूम, पूरे डिस्टेंस में से डाइलेक्ट्रिक का माइनस कर देंगे, किसका बचेगा, वैक्यूम का बचेगा, ठीक है। और साथ में ये वाला डिस्टेंस प्लस कर देंगे और नीचे के से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। चलो ये तो एक केस था, इसको सॉल्व करने के अलग तरीका पता है क्या, अल्टरनेट मेथड। और ये ना काम आएगा, ये जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं अल्टरनेट मेथड, लेकिन ज्यादा काम का है। अल्टरनेट मेथड देख लो, इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा देर के लिए चिपका देते हैं, इधर एक प्लेट पे चिपका देता हूं इसको। ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा नेगेटिव प्लेट है, ये मेरा नेगेटिव प्लेट है। मैं क्या करूंगा, इस डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे फिट कर दूंगा, चिपका दूंगा। तो नेगेटिव 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 चिपकाऊंगा, मतलब वही डाइलेक्ट्रिक तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या बचेगा, डी माइनस टी। इतना डिस्टेंस क्या होगा मेरा, डी माइनस टी होगा, नहीं होगा। ये पूरा जब डी था और ये वाला हिस्सा टी है, तो ये क्या होगा, डी माइनस टी होगा, ये वाला हिस्सा। इस बात से एग्री करते हो, ये वाला हिस्सा टी है। तो ध्यान से देखो, ये एक कैपेसिटर है जिसके अंदर से वैक्यूम वैक्यूम है, ठीक है। और ये एक कैपेसिटर बन गया अलग से, जिसके अंदर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे लगा सकता हूं, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, दोनों किसमें, सीरीज में है, ठीक है। ध्यान देना, अगर मैं यहां से एक वायर जोड़ दूं, ठीक है, तो देखो ये एक वैक्यूम वाला कैपेसिटर बन गया और ये एक डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर बन गए, दो कैपेसिटर बन गए, ठीक है। इसमें क्या लगा देंगे हम, सीरीज का फॉर्मूला। तो सीरीज के केस में इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, ई इक्विवेलेंट अपॉन में C1 प्लस में C2, C1 प्लस में C2, ई एप्सिलॉन नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको मैं C नाम देता हूं, ठीक है। तो हमने यहां C निकाला है, ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी। इस बात से तो अग्री करते हैं ना, डी माइनस टी, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी। यही तो होता है वैक्यूम का, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी माइनस टी। अच्छा, इस केस में कितना होगा मेरा, ए एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस क्या होता है, के टाइम्स, कैपेसिटेंस क्या होता है, के टाइम्स इंक्रीज करता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, के टाइम्स इंक्रीज करता है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, C2 बाई के होगा। इस बात से तो एग्री करते हो। इस केस में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का C2 था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C2 बाई के इनके साथ मल्टीप्लाई में आता है, इस बात से तो मानते ही हो। चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई टी, ठीक है। साथ में के टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ से ये वाला ऊपर जाएगा सबसे, तो 1 बाई सी इज इक्वल टू में डी माइनस टी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट प्लस में के, सॉरी माफ करना, टी बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 1 बाई सी इज इक्वल टू में डी माइनस टी अपॉन में टी प्लस बाई के, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया मेरा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ए बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन था। यहाँ से देखो फॉर्मूला वही आ जाएगा, इसको इधर भेजो, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो ए एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, टी बाई के इज इक्वल टू में सी। नाउ दैट इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस, ये फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अब देखने में थोड़ा ये इजी लग रहा होगा, ये टफ लग रहा होगा, लेकिन जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर तुम सीख ले इस तरीका तो बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इस तरह के एक और पार्ट करते हैं जो बोर्ड के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखना। इसके बाद से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलो जी, देखें। रात को भी हम गली में बात करने क्या कर सकते हैं, इससे अच्छा टाइम तो नहीं हो शूट करने का। चलो कोई नहीं। मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यहाँ पे, ये रहा मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बीच में क्या करता हूं मैं, दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालता हूं। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डिस्टेंस T1 है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है, और डिस्टेंस कितना है, T2 है, और टोटल डिस्टेंस कितना है,
डी है, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या होता है मेरा, C इज इक्वल टू में Q बाई डेल्टा V, यही फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा V निकालेंगे, सिंपल तरीका है, E D यही होता है। अब पहले हम क्या निकालेंगे, वैक्यूम के लिए निकालेंगे। तो वैक्यूम में डिस्टेंस कितना है, टोटल डी है, उसमें से T1 T2 को माइनस कर दूंगा, सिर्फ वैक्यूम वैक्यूम बचेगा। इस वाले को इस वाले को हटा दूंगा, सिर्फ वैक्यूम वैक्यूम बचेगा, ठीक है। तो पहले वैक्यूम का निकाल लो, कितना होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा वैक्यूम में। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट होगा। और डिस्टेंस कितना होगा, डी माइनस T1 माइनस T2, इन दोनों डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो वैक्यूम वैक्यूम का डिस्टेंस बच जाएगा। प्लस में डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, K टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो जब पहला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड K1 टाइम्स डिक्रीज क्या होगा, इनटू में इसका डिस्टेंस कितना है, T1 है, ठीक है। जब दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम भी डिक्रीज किया होगा, कितना, K2 टाइम्स, और इसका डिस्टेंस कितना है, T2 है। ध्यान से देखो, यहां से ई नॉट कॉमन आ रहा है, ई नॉट को कॉमन लो, तो डेल्टा V इज इक्वल टू में ई नॉट यहां से मेरा कॉमन आया, अंदर क्या बचा, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अग्री करते हो इस बात से, ई नॉट की वैल्यू अच्छे से पता है, अब तो कोई डाउट नहीं है ना। अब मैं सीधे लिख दूंगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q बाई ए। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इस बार, हर बार एक चीज को बार बार लिखना सही लगता है ना। D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। बाप रे थोड़ा सा लंबी है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। यहाँ से Q को इधर भेजो, डेल्टा B को इधर भेजो, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। नाउ दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दो की वजह से ये होगा, ठीक है। अब इससे चाहो तो घर पे तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है कि दूसरे वाले मेथड से निकाल के दिखाओ इसका, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो, इसमें 3 कैपेसिटेंस सीरीज में आ जाएंगे, मजा आएगा, करना घर पे, ठीक है। चलो अब एक न्यूमेरिकल देखें, बोर्ड में आया हुआ अच्छा न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। चलो जी, देखता हूँ किस किसने अच्छे से पढ़ाई की है, आइए पता लग जाएगा, चेक कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता रहा क्वेश्चन का। मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका डिस्टेंस कितना है, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, दोनों का एरिया क्या है, सेम है, दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है, सेम है। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, के है, और इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह हमने किसका यूज किया है, मेटल का यूज किया है। यहाँ पे क्या लगा है, मेटल, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा है, डाइलेक्ट्रिक लगा है जिसकी वैल्यू कितनी है, के है, और यहाँ पे एक मेटल का यूज किया गया। तो बताओ इसके लिए नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। एक मेरे पास कैपेसिटर था, उनके बीच का डिस्टेंस डी था, और दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थे जिनका डिस्टेंस कितना था, टी था, ठीक है। एक मेटल का था, एक किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का था, हमें नहीं पता, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो सिंपल तरीका, बार बार फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नहीं। क्या फॉर्मूला है मेरा, C इज इक्वल टू में, अरे यार चलो पहले फॉर्मूला से करते हैं, सिंपल, कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। डेल्टा V इज इक्वल टू में क्या होता है मेरा, ED, यही होता है, कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे। अच्छा, डेल्टा V इज इक्वल टू में E की वैल्यू पहले वैक्यूम के लिए निकालोगे तो क्या होगा मेरा, E नॉट, डिस्टेंस क्या होगा मेरा, कैपेसिटेंस E नॉट होगा, इस बात से तो अग्री करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये क्या जाएगा मेरा, D माइनस T, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो सिर्फ वैक्यूम का बचेगा, प्लस में E नॉट बाई के, इस डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से कैपेसिटेंस के टाइम डिक्रीज किया होगा, इस बात से तो एग्री करते हो, इनटू में T, प्लस में E नॉट बाई, मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, तो इसकी जगह मैं इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, इनटू में T। अच्छा, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट T माइनस 2T प्लस में एप्सिलॉन नॉट T बाई के, यही होगा। अच्छा, यहां से किसकी वैल्यू कॉमन आ रही है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे इसको, तो D माइनस 2T प्लस T बाई के, यही होगा। चलो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे अब इसमें, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस 2T प्लस T बाई के, ठीक है। ये कहानी बनेगी,
ठीक है, एलसीएम से मत लेना, छोड़ना, अगर वैल्यू दी रहेगी तो मैंने देखो कोई वैल्यू सेट नहीं किया, मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा c इज इक्वल टू में देखो क्यू बाई बी कितना होता है, c होता है, और यहाँ से a पीछे से देख सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, बार फॉर्मूला नहीं लगाओगे, मैंने करने का तरीका बता दिया, फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, a एप्सिलॉन नॉट और ये d माइनस 2t प्लस t बाई के, नाउ दैट इज द आंसर। चाहो तो एलसीएम लेकर अरेंज करो, ना छोड़ दो ऐसे ही। ठीक है, एलसीएम लेकर अरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा a एप्सिलॉन नॉट d के और यहाँ पे 2t के माइनस 2t के प्लस t बाई के ऊपर चला जाएगा मेरा, तो एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे d के माइनस 2t। ठीक है, वही कहानी हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट करो, इसको मैं एक अच्छा क्वेश्चन लिखता हूँ क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी ना लैंग्वेज भी जरूरी है इन सब क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, पॉज करके नोट करो एक बार। ये रहा जी क्वेश्चन। ठीक है, एक अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एक स्लैब है किसी मटेरियल का जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, हैज द एरिया as the same area as the plate of the parallel plate capacitor. Okay, the capacitance of the C naught but has the thickness is d by 2. Okay, is separation between the plates, find the capacitance when slab is introduced. क्या कह रहा है कि मेरे पास एक कैपेसिटर था, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो कैसे, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास एक कैपेसिटर था, लेट्स सपोज ये मेरा कैपेसिटर है। ठीक, ये मेरा कैपेसिटर है। ठीक, स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज इन प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट। इसके बीच में क्या किया गया है, एक स्लैब डाला गया। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल कितना है, एक मटेरियल का जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसके बीच में एक स्लैब डाला गया। ठीक है, इन दोनों का एरिया क्या है, सेम क्वेश्चन में बोल रखा है, जो एरिया प्लेट्स का है वही एरिया क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का है। लेकिन थिकनेस कितना है इसका, d/2 है, d/2 है। डिस्टेंस कितना, मान लो इसके बीच का डिस्टेंस d है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, d/2 होगा। भाई d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, साफ साफ बोल रखा है। ठीक है, सेपरेशन, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस। तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है जब स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया होगा। तो जब स्लैब नहीं होगा तो उस केस में मेरा कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, a एप्सिलॉन नॉट बाई d। यही कहानी रही होगी जब स्लैब नहीं था। ठीक है, स्लैब आने पे क्या होगी, कहानी चेंज होगी। ठीक है, कैसे चेंज होगा, मेरे को मान लो कैपेसिटेंस निकालना है, q बाई डेल्टा v ऐसे करके निकालूंगा। मान लो मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है लेकिन कंसेप्ट मुझे याद है। तो कंसेप्ट क्या याद कहता है हमारा कि सबसे पहले हम डेल्टा v निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, e d करके निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले किसका निकालेंगे, पार्शियली फील्ड है, पूरे में फील्ड नहीं है, तो पहले वैक्यूम का निकाल देंगे। तो वैक्यूम का हिस्सा कैसे निकलेगा, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट। ठीक है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट होगा। इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं हो रहा होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट है। अच्छा, डिस्टेंस कितना है वैक्यूम में, पूरा d है। इतने दूर में तो क्या है, मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इतने डिस्टेंस को मुझे माइनस करना पड़ेगा। इट मींस d/2 को मुझे माइनस करना पड़ेगा इस केस में। प्लस में सिर्फ इसका तो नहीं है ना भाई जी, इस वाले का भी तो निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा, k टाइम्स कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर क्या हुआ होगा, चार्ज सेपरेशन हुआ होगा, चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, इसकी वजह से अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या था, k टाइम्स कम हो जाता है। इस कहानी को मैंने स्टार्टिंग बताया। और डिस्टेंस कितना है इसका, d/2, यही कहानी बन के आएगी। अच्छा, यहाँ से सब तो जानते हो यार, जो मेरे c की वैल्यू कितनी आती थी, याद है ना, a एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना होता था मेरा, d माइनस d/2 प्लस में d/2 के, याद है ना, वैक्यूम का डिस्टेंस, ठीक है, माइनस में डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस और k से डिवाइड करते थे। क्लियर है। अच्छा, तो यहां से c इज इक्वल टू में, ध्यान से देखो ऊपर से d कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है ऊपर वाले में से, यहां से d कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा मेरा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2k, यही बचेगा। एलसीएम अरेंज करो इस केस में, देखो ये तो मेरा c नॉट हो गया, क्या हो गया मेरा c नॉट, तो c इज इक्वल टू में c नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2k माइनस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2k, यही होगा एलसीएम। ठीक है, 2k ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 1। नाउ दैट इज द कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द plates of the parallel plates of the capacitor of thickness d/2।
तो इस तरह के सवाल आते हैं बोर्ड में, आसान तरह के सवाल है। एक बहुत अच्छा सवाल जेईई में आया हुआ सवाल है, उसको भी करते हैं, इसको पॉज करके नोट करो एक बार। ये देखो भाई जेईई में आया हुआ सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। सवाल में कुछ जान तो नहीं है लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है इसका। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑफ एरिया इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन इज 3 मिलीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन कितना है 3 मिलीमीटर, फिगर दे रखा है, ठीक है। द गैप इज फिल्ड विद द 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से इनके बीच के गैप को फिल किया गया है, K1 K2 K3, ठीक है। ऑफ द सेम थिकनेस विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 10 12 14, छोड़ो इसको, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल व्हिच गिव्स द सेम कैपेसिटेंस व्हेन फुली इन अबव कैपेसिटेंस। मेरे पास उस डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल का वो बताना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, ठीक है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल व्हिच गिव्स द सेम कैपेसिटेंस व्हेन फुली इन अबव कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस के अंदर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरना चाहूंगा, लेट सपोज K भरना चाहता हूं मैं, ठीक है। 3 की जगह मैं कोई 1 रखना चाहता हूं, तो मुझे इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। सवाल में ये था, लैंग्वेज पढ़ के लगता नहीं निकालना है, ठीक है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें बताना है व्हिच गिव्स द सेम कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस इसका होगा वही कैपेसिटेंस इसका भी होना चाहिए व्हेन फुली इन द अबव कैपेसिटेंस। अच्छा जी, ये कहानी है। तो सिंपल सी बात है, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। K टाइम्स क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने पे। इसका कैपेसिटेंस की कहानी होगा, देखो मैंने बताया था ना कि जब भी इस तरह के केसेस आते हैं ना तो हमें उस तरह से अल्टरनेट मेथड सिखाया तो उससे काम आएगा। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे बना सकता हूं, कहानी तो वही है ना यार, ध्यान से देखो तो कहानी वही है, इन्होंने जानबूझ के साथ उल्टा बना के देते हैं ये लोग, ससुर। K1 K2 K3, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उल्टा बनाता हूं, कोई रीजन नहीं है, ठीक है। K1 K2 K3, देखो यहां से ध्यान से देखो तो 3 कैपेसिटर नहीं बन गए, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये। यहां से अगर कोई चार्ज आएगा तो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, क्योंकि तीनों की कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। तो चार्ज क्या हो जाएगा, तीनों में डिवाइड हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हो ना, चार्ज डिवाइड हुआ, तार एक ही में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में हम देखो 3 कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस केस में C नेट कितना होगा मेरा, ड्यू टू C1 प्लस ड्यू टू C2 प्लस ड्यू टू C3, इसकी वजह से होगा। और कैपेसिटेंस क्या होता है, K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। पहले वाले में कितना कैपेसिटेंस होगा, C0 बाई K1 प्लस C0 बाई K2 प्लस C0 बाई K3, यही होगा। K टाइम्स क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। K की वैल्यू कितनी है, K1 K2 K3। अच्छा C नेट, तो C कितना आ गया मेरा यहाँ से, K1 प्लस K2 प्लस K3, यही है। दोनों कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों क्या कर दूंगा, मैं इक्वेट कर दूंगा। तो K इज इक्वल टू में C इज इक्वल टू में C0 K1 प्लस K2 प्लस K3। C0 से C0 मर गया, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K1 प्लस K2 प्लस K3। तो कितना हो जाएगा मेरा 10 प्लस 12 प्लस कितना है 14 डिवाइडेड, ठीक है। चलो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 14 और 24 और 22 44, इतनी वैल्यू होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, तो कभी देख के घबराना मत, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। कितना हो जाएगा 22 और 44, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा 44 होगा इसका, 46 कम लगेगा, 46 होगा इसमें, माफ करना जी, ठीक है। 36 होगा, ठीक है, 36 होगा, गलती से 46 लिख दिया मैंने, 44 लिख दिया, 36 होगा। क्लियर है। तो इस तरह के सवाल आते हैं जेईई में, एक इसके एक और सवाल करता हूं, मन तो नहीं करने करा देता हूं, ठीक है। चलो जी पॉज करके नोट करो इसको। अरे एक मिनट, अभी अच्छा ध्यान चलाएगा ध्यान से पहले, ठीक है। हमने वीडियो अच्छा ध्यान चलाएगा, हमने मिटाया था सारा। इस केस में देखो जो Q0 की वैल्यू होगी ना, इस केस में अलग अलग होगी। इस केस में जो मेरा C0 का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो इस केस में जो मेरा C0 का वैल्यू कितना होगा, इस पूरे का एरिया होगा, ठीक है। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D होगा। इस केस में तो इतना होगा, D की वैल्यू ये वाली 3 मीटर, लेकिन इस केस में अलग अलग होगा। क्यों, देखो ये पूरा यहां से लेके यहां तक D था, यहां से लेके यहां तक D था, और इस 3 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पे किसमें बटा हुआ है, 3 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D/3 और D/3, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तीनों में आधा आधा हो जाएगा। देखो ना जी एरिया क्या होगा, पहले देखो एरिया, सबसे पहली बात
ये पूरा एरिया मान लो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस वो था, क्या था मेरा, डी डिस्टेंस था। तो डी डिस्टेंस के अंदर 3 इक्वल थिकनेस के वो लगे हुए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगे हुए। तो ये वाला एक मटेरियल होगा, एक ये वाला मटेरियल होगा, एक ये वाला मटेरियल होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओवरऑल कम ही तो होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना, एक डी डिस्टेंस को 3 भागों में बांटना है, तो कितना कितना पड़ेगा, d/3 d/3 d/3। तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, a एप्सिलॉन नॉट d/3, ये तो होगा a एप्सिलॉन नॉट d/3, ठीक है। अच्छा एरिया क्या होगा, एरिया भी कम हो जाएगा इस केस में। देखो इसका एरिया पहले कितना होना चाहिए था, डिस्टेंस भी कम हो, एरिया भी कम होगा इस केस में। एरिया कम होगा, पूरा एरिया थोड़ी ले रहा है, तो एरिया क्या ले रहा है, इतना कम ले रहा है, एरिया क्या ले रहा है, ये कम ले रहा है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माफ करना है डिस्टेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ दिमाग है इतना, ठीक है। डिस्टेंस तो क्या है इस केस में, देखो उल्टा बनने से दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें क्या होता है, एरिया कम हो जाता है। देखो ये डिस्टेंस कितना है, 3 के 3 है इस केस में, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। डिस्टेंस जितना था उतना ही है। तो ये अच्छा हो गई, गलतियां हो गई यहाँ पे, क्योंकि जो गलतियां होती हैं वो यहाँ पर भी हो गई। तो क्लियर है, इस केस में यही सब गलतियां होती हैं, वरना क्वेश्चन खास जान नहीं था। तो डिस्टेंस तो कितना रहेगा इस केस में, सेम रहेगा, 3 का 3 रहेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ पर है वही डिस्टेंस को ऐसे करने पर डिस्टेंस, लेकिन एरिया क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एरिया होता, अगर ऐसे देखेंगे इसको, ये वाला पूरा एरिया, अब डाइलेक्ट्रिक इतने में बटा है, पूरे में नहीं बटा, इतने इतने में बटा है, तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कितना हो जाएगा, a/3, पहले अकेला एरिया था, अब एरिया क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, तो a/3 यही होगा एरिया। चलो जी, तो एरिया क्या हो जाएगा, a/3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। तो इसको मैं C1 को कह सकता हूं मैं K1 टाइम्स इंक्रीज भी तो करेगा, तो C0/3 K1, ठीक है। तो यहाँ पे सब में क्या रह जाएगा, 3, और ऐसी C2 की वैल्यू आ जाएगी C0/3 K2, तो यहाँ पर भी 3 लग जाएगा, यहाँ पर भी 3 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ पर भी 3 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 3 आएगा। तो यही गलती हुई थी, ध्यान देखना, इन सब चीजों में ऐसी गलतियां होती हैं। तो बहुत ज्यादा आसान लगने लग गया था, मिटाने से पहले भी नजर चली गई बात, तो अच्छा हुआ। यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, जो अभी इसमें डाउट आया वो भी क्लियर हो जाएगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो जी, नोट करो पॉज करके। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम था, जो क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ था वही कहानी इसके अंदर भी है। मेरे पास क्या है, इस तरह कुछ फिगर दे रखा है, ठीक है। इसमें 3 तरह के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K1 K2 K3। इन तीनों को हटा के मुझे एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालना है, A की डालना है, जिसकी वैल्यू मान लो K होगी। एरिया दोनों का सेम है, अभी भी डिस्टेंस D रहेगा, और इसका एरिया A था, इसका भी एरिया A ही रहेगा, डिस्टेंस सब कुछ सेम रहेगा, बस इन तीनों की जगह मुझे एक डालना है। तो इस K की वैल्यू बतानी है मुझे, इस केस में इस K की वैल्यू कितनी होगी। तो ध्यान से देखो, इसको अगर मैं C1 बोल दूं कैपेसिटेंस से, तीन कैपेसिटर में तोड़ दूं, ये कैपेसिटर बन जाएगा, ठीक है। देखो वायर लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, तो वायर यहाँ पे लगा के दे रखा उन्होंने, तो इसको घुमाऊं मैं, तो घुमाने पे ये कुछ ऐसा कहानी बन के आएगा। जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, बीच में ये मेरा K1, ये मेरा K2 और ये मेरा K3, कुछ ऐसी कहानी बन के आएगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए C1 बोल दूं, C1, इसको मैं C2 बोल दूं, इसको मैं C3 बोल दूं, 3 तरह कैपेसिटर हो गए। अच्छा, C1 की वैल्यू क्या होगी, पूरा एरिया डिस्टेंस कितना, अभी भी यहां से लेके यहां तक D है, और एरिया कितना था, A था, एरिया कितना था, A था। तो इस केस में क्या हो गया, मेरा एरिया डिवाइडेड हो गया। इस केस में क्या हो गया, मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, D/2 दे रहेगा क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस कितना, ये वाला D/2 है, ये वाला डिस्टेंस D/2 है, ठीक है, हाफ में है ये वाला, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, D/2। एरिया क्या हो जाएगा, देखो इसका एरिया पूरा है ये, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, और ये वाला एरिया भी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। पूरा है, बीच में ये वाला हिस्सा है, ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है बीच सेंटर में, ये वाला एरिया हाफ, ये वाला एरिया हाफ, ये कहानी बन के आएगी। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, A/2 एरिया का हाफ, इस केस में A/2 एप्सिलॉन नॉट, D की वैल्यू कितनी है, D/2, इससे ये चल जाएगा, इससे ये कट जाएगा ना जी, और K की वैल्यू हो जाएगी K1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, C इजिकल टू में A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बाई D इजिकल टू में K1। तो C1 की वैल्यू हो जाएगी C0 बाई K1, ठीक है। यही कहानी इसके साथ भी होगा, C2 के साथ भी होगा, C2 के साथ भी होगा, C0 बाई K2 आएगा इस केस में से, क्योंकि सब कुछ तो सेम ही रहेगा। अब देखो दोनों किस में, पैरेलल में है, ठीक है। तो C1 एंड C2 इन पैरेलल,
तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा C0 बाई K1 प्लस C0 बाई K2। तो यहाँ C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा C0 K1 प्लस K2। ये कहानी बन के आएगी। अच्छा, C3 की वैल्यू कितनी होगी इस केस में? C3 की वैल्यू, एरिया कितना है, A है पूरा, और डिस्टेंस कितना है D/2, ठीक है। तो एरिया तो A रहेगा, एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है D/2 और कैपेसिटेंस कितना है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K3। तो K टाइम्स बढ़ता है तो D 2 ऊपर जाएगा यहाँ से, तो 2A एप्सिलॉन नॉट D/K3, इसकी वैल्यू C0 हो जाएगी पूरे की, तो C3 इज इक्वल टू में C0 2 C0 K3। अब ध्यान से देखो, E इक्विवेलेंट एंड C3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो निकाल सकते हैं इस केस में यार, सिंपल है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आएगा, और ये दोनों किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। कभी कभी कैमरे के सामने और इतनी गर्मी में ना तब होता है कंसंट्रेट करना, ठीक है। अच्छा, बट ये तो एक्सक्यूज होता है। C इज इक्वल टू में 1/C इज इक्वल टू में 1/C इक्विवेलेंट प्लस 1/C3, क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो 1/C इज इक्वल टू में C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, C0 बाई K1 प्लस में K2, यही है C इक्विवेलेंट की वैल्यू। अच्छा, C3 की वैल्यू कितनी है, C0 बाई K3, C0 कॉमन आ रहा है इस केस में, ध्यान से देखो तो C0 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो C0 को कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2, और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 1/K3, यही आएगा। तो 1/C इज इक्वल टू में 1/A एप्सिलॉन नॉट, इसको C0 ही रहने दो यार, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा मेरा K1 प्लस K2 इंटू K3, यही होगा इस केस में, क्या हो जाएगा मेरा K1 प्लस K2 इंटू K3 प्लस में, इस केस में क्या हो जाएगा मेरा K1 प्लस K2, यही कहानी बनेगी इस केस में, एलसीएम लोगे तो इन सबको इधर भेज दो, तो C0 इंटू K1 प्लस K2 इंटू K3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू K3 प्लस K1 प्लस K2 इज इक्वल टू में C, ठीक है। तो ये कहानी बन के आती है, ठीक है। अब देखो जेईई में इसके क्या खासियत पता है कि इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, इन्होंने इसको इस फॉर्म में नहीं दिया था ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या दिया था इस केस में, इसको मिटा दूं, एक पॉज करके नोट कर लो, फिर आता ऑप्शन में क्या कहानी थी, क्या खेला था इन्होंने, ठीक है। असली खेल तो उन्होंने यहाँ पे खेला था, मिटा दिया, सॉरी नोट कर लिया। चलो, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1/C के फॉर्म में आंसर दिया था, किसमें दिया था 1/C के फॉर्म में, और आंसर कैसे दिया था वो भी देखो, 1/C इज इक्वल टू में 1/C एप्सिलॉन नॉट, ये तो कहानी सेम था। इन्होंने क्या कर दिया था, K+1 से इसको डिवाइड कर दिया था, ऊपर डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, ठीक है। K+1 से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो ऊपर में अगर K+1 से डिवाइड करूंगा तो K+1 प्लस K+2 इंटू में K3 डिवाइडेड बाई K+1 K1 प्लस K2, माफ करना K1 प्लस K2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक है, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में K1 प्लस K2 से डिवाइड कर दिया था, इससे ये चल बसा, इससे ये चल बसा, इससे ये चल बसा, ठीक है। तो यहाँ से 1/C इज इक्वल टू में 1/C एप्सिलॉन, सॉरी C0, मतलब इनिशियली जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं था, तो यहाँ से क्या बचेगा K3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय K3, यही बचेगा। यहाँ से कहानी क्या बन के आएगी कि 1/C इज इक्वल टू में 1/C0 1 प्लस 1/K3, ठीक है। तो ये कहानी बन के आई थी उस केस में। इस तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं, वहाँ देख के कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक बार देख लेना डिवाइड करके क्या कहानी बन के आ रही है, ठीक है। चलो फिर जो भी हो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं तो पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। तो भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने पर, इसके बाद शायद वो लास्ट लेक्चर होगा, यानी खत्म।